जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक कृषि प्रधान देश था। कहते हैं कि किसानों का देश है, और नारा लगा जय जवान जय किसान। लेकिन इस त्रासदी देखिए कि जिन लोगों ने भारत की आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, भारत के संविधान का विरोध करते रहे, अंबेडकर साहब के संविधान का विरोध करते रहे, वो आज किसानों के लिए 3 कानून लेकर आए हैं। अगर तीनों कानून को अगर आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा पॉलिटिकल एजेंडा शिफ्ट हो गया है। भारत का जो दर्शन है वो शिफ्ट हो गया है। अब जय जवान जय किसान नहीं है, ये नारा जो है जय धनवान में तब्दील हो रहा है। जय सुदकोर जय धनवान। साथियों, मैं चल रहे दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं और उनके समर्थन में मैं आया हूं, और आप सबसे जितने साथी सुन रहे हैं उनसे अपील है कि किसानों के पक्ष में खड़े हों। कि ये सरकार, ये मजदूर विरोधी, शिक्षा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी भी। सबका साथ सबका विकास कहां है? अब सिर्फ पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। पॉलिटिकल भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं, मैं सीधा आता हूं कि ये कानून क्या है। 3 कानून उन्होंने पारित किए हैं। पहला जो कानून है उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। हिंदी में अगर बोले तो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण एक्ट 2020। यह कानून क्या है? यह कानून जो मंडी व्यवस्था है उसको एक तरीके से बाईपास करता है, उसको खत्म करता है, और मंडियों के बाहर कहीं भी कृषि उत्पाद को बेचने की छूट देता है। इसमें यह भी लिखा है कि बाहर खरीदने बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो मंडियों में लगता है। तो इस तरीके से जब मंडी नहीं रहेगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो पूरा सिद्धांत है वो सिद्धांत खत्म हो जाएगा। इसलिए यह किसान विरोधी है और इसको अविलंब वापस किया जाना चाहिए। कि मंडी एक व्यवस्थित जगह है जहां किसान अपना प्रोड्यूस लेकर आते हैं, उसकी एक व्यवस्था है। ये ओपन मार्केट की और वैसे मार्केट की ओर लेकर जाता है जो दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी असफल हो चुका है। इसलिए किसानों को बर्बाद करने का पूरा एक क्रम। दूसरा जो कानून है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020। यह क्या है? अब ठेठ अंग्रेजी में ज्यादा मत जाइए, टेक्निकल वर्ड में। ठेठ में समझिए है, ठेठ में ठेकेदारी है, एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। कि इसमें एक बात तो यह है कि भाई एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी टेक्निकली, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर विवाद होता है तो यह किसानों को सिविल केस दायर करने से रोकता है। एग्रीमेंट वायलेशन होने पर मामलों की सुनवाई एसडीएम और फिर डीएम करेगा। मैं बार बार अंबेडकर नामा चला रहा हूं और ब्यूरोक्रेसी के प्रकृति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या कहा है ये सब मैं बार बार बता रहा हूं कि ये डीएम और एसडीएम के ऑफिस में जाएगा। अगर पूंजीपति और किसान अगर आमने सामने हो तो किसके पक्ष में वो एसडीएम और डीएम फैसला देगा, हम सब ये जानते हैं। वो जाहिर है वो पूंजीपतियों के पक्ष में जाएगा। ये जो एक्ट है, दूसरा एक्ट है, किसान को बंधुआ मजदूर भी बना सकता है। कैसे, ये देख लीजिए। मान लीजिए कंपनी ने किसान से करार किया कि आपको अमुक फसल बोना है इस बार,
और इस रेट पे हम उसको खरीदेंगे और इसकी क्वालिटी ये रहेगी। मतलब कि कंपनी ही फसल भी तय करेगी, क्वालिटी भी तय करेगी, तमाम ही बातें तय करेंगी। तो इसमें क्या लफड़ा हो सकता है? अगर मान लिया कि कंपनी को जिस क्वालिटी पे चाहिए, अगर क्वालिटी में 19-20 हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, तो कंपनी यह मानेगी कि एग्रीमेंट के शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अगर कंपनी ने एडवांस में पैसा दे रखा है तो वो किसान को वो हर समय वो मजबूर करेगा कि आपको इसी तरह का फसल बोना है, और इस तरीके से एक साइकिल बनेगा किसानों के लिए जिसमें वो लोन के चक्कर में फंसेगा। ऐसे में फिर ये मामला अदालत में ये जाएगी, सिविल विवाद में जाएगा, और जानते हैं कि सिविल विवाद में आएगा तो क्या किसान खेती करेगा कि कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा। तो वहां फिर पूंजीपति और जो बड़े ठेकेदार हैं उनके हक में फैसला आएगा, और इस तरह से किसान बंधुआ मजदूर के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कृषि कानून निरस्त हो। तीसरा जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कि जरूरी वस्तु संशोधन अधिनियम, हिंदी में समझिए, और इसका अब ठेठ में समझाता हूं। ठेठ में समझाना जरूरी कि इसका मतलब है जमाखोरों को खुली छूट, कि उनको पूरी खुली छूट दे दिया जाए। आपको पता होगा, हम लोग जब बचपन में थे तो अधिकारी जाके जमाखोरों के यहाँ छापामारी करते थे कि यहाँ पे ये ब्लैक मार्केटिंग हुआ, जमाखोरी होगा, तो जिसके खिलाफ पहले सरकारें छापा मारती थी उस जमाखोरी को ये सरकार, ये एनडीए की सरकार उसको एक कानूनी बाध्यता प्राप्त कर रही है। इसलिए ये क्या होगा इस कानून से? कानून से होगा कि जो बड़े बड़े सेठ और साहूकार हैं उनको एक तरह से जमाखोरी से छूट मिलेगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में स्कार्सिटी वो क्रिएट करेंगे। गोदाम में सामान रखा हुआ है, मान लीजिए 50 क्विंटल आलू की जरूरत है, 100 क्विंटल सामान है, लेकिन उसको बंद करके गोदाम में रखेंगे, और जैसे स्कार्सिटी होगी वैसे धन्ना सेठ ऊंची दाम में बाजार में ये सामानों को बेचेंगे। आजादी के आंदोलन में आपको याद होगा, जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ था तो इस देश के धन्ना सेठों ने देसी कपड़े के नाम पे करोड़ों मुनाफा कमाए थे। तो कंपनी राज, डॉक्टर अंबेडकर जिस समय संविधान बना रहे थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय तक ये बात समझ में आ रही थी कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो गया, इसका मतलब कंपनी राज खत्म हो गया। ये मोदी सरकार फिर से कंपनी राज लाने जा रही है। कंपनी कई बार देसी कंपनी भी होगा और विदेशी कंपनी भी होगा। अब ये नहीं होगा कि पॉलिटिकल सत्ता जो है किसी अंग्रेज का या किसी अमेरिकन का होगा। पॉलिटिकल सत्ता के यहीं के लोग रहेंगे, लेकिन जो देशी पूंजीपति है और विदेशी पूंजीपति है ये सांठ-गांठ करेंगे और देश में अपनी हुकूमत चलाएंगे। इसको वित्तीय हुकूमत कहते हैं कि किसान अपनी मर्जी से फसल उगा भी नहीं सकता है, कंपनी डिसाइड करेगा कि कौन सा फसल उगाना है, किस रेट पर देना है, क्या करना है। तो ये एक तरह से कंपनी राज की वापसी है, फिर से गुलामी की वापसी है। ये बात साथियों समझना है, इसलिए मुझे लगा कि आज आपके बीच आऊं और इनकी बारीकियों को मैं तरीके से आपको समझाऊं। अब आइए मैं एक और पहलू पे लेकर चलता हूं कि इस देश में हो यह रहा है कि जब जब लोग संविधान पे ज्यादा अगर सर झुकाए तो समझ लेना संविधान खतरे में है। जब जब बाबा साहब का बहुत नाम ले तब समझना कि बाबा साहब का दर्शन खतरे में है। नोटबंदी हुई उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया गया। सीए एनआरसी की बात हुई उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया गया। और मुझे पता है कि हर उल्टा पुल्टा काम करती है संविधान खतरे में है साथियों। बेरोजगारी, किसान का शिक्षा, रोजगार, ये सब अलग अलग पहलू नहीं है। निजीकरण, पूरा सरकार सब संस्थाओं को बेच रही है, शिक्षा बेच रही है, सब कुछ बेच रही है। सरकार का काम क्या है? फिर सब ही बेच डालो ना। पूंजीपतियों को बैठाओ, सीधा बोलो कि पूंजीपति देश चलाएंगे। साथियों मैं अंबेडकर साहब के हवाले से 2-3 कोट आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 आर्टिकल मैंने ढूंढा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के बारे में क्या था। 10 जनवरी 1938 को बंबई में फटेहाल किसानों के एक बड़ी सभा को डॉक्टर अंबेडकर ने लीड किया था। 1937 का विधानसभा चुनाव हो चुका था, सरकार बंद थी प्रांतीय मंडलों में।
और उस समय सरकार बनने के बाद पहली बार चुनाव हुआ था विधानमंडल का। सरकार बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों की संख्या में बंबई थाना, रत्नागिरी, सतारा, नासिक जैसे दूर दराज क्षेत्रों से किसान ट्रेन में और स्टीमर में बैठकर आए थे। उनके चेहरे पर थकान थी, झुलसे हुए थे, लेकिन एक तेज भी था। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में वो किसान लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें कई तरह के नारे, खोती सिस्टम मुर्दाबाद, अंबेडकर का विधेयक पास करो, अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पुलिस थी बकायदा, लेकिन पुलिस अपने संरक्षण में जुलूस को लेकर आगे बढ़ी। 3 तरफ से जुलूस आई और जाकर जो प्रीमियर का जो प्रीमियर थे मुख्यमंत्री के कार्यालय से दूर, उनको रोक दिया गया और सिर्फ 20 लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में पारुलेकर, एससी जोशी, डीडब्ल्यू राउत, इंदुलाल याग्निक, एबी मित्रे जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले। जब मिले तो उन्होंने कई मांगे रखी किसानों की। ये जानना जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के लिए क्या क्या मांगे रखी थी। उन्होंने पहली जो मांग रखी थी कि उनको मिनिमम, कृषक मजदूरों को मिनिमम जो है वेज मिले, मिनिमम स्टैंडर्ड वेज इसको मिले। दूसरी मांग ये थी कि उनके बकाया, सभी बकाया माफ किए, किराए के जितने बकाया है उसको माफ किए जाए, क्योंकि पहले ही राजस्व के बकाये माफ किए जा चुके हैं। उन्होंने फिर आग्रह किया कि खोती व्यवस्था और इनामदार व्यवस्था वो खत्म किया जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी है, और जो प्रोप्राइटरशिप है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वह आर्थिक खर्ची और सामाजिक रूप से निरंकुशतावाद को बढ़ावा देता है। इसके बाद उन्होंने जो मांग रखी, जो किसान हैं, छोटे जो जोत धारक हैं, उनके सिंचाई के जो टैक्स हैं, सिंचाई कर, उसमें 50% की कमी की जाए। ये मांग थी। 1938 की बात कर रहा हूं मैं, 10 जनवरी की। चीफ मिनिस्टर मिले उनसे। आजकल नेता हमारे मिलते नहीं, पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया, सारे सड़क जाम कर दिए गए हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिलने के लिए तैयार नहीं। यह आजाद मुल्क है, और मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। वहां भी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर और डेलीगेशन से मिले, और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और अपने हिसाब से इस पर तैयारी कर रही है। वहां से मिलने के बाद नेता जो है एस्प्लेनेड मैदान में पहुंचे। वहां डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा भाषण, एक बहुत शानदार और जोशीला भाषण दिया था। लंबा भाषण है, लेकिन संक्षेप में मैं बात कहता हूं कि उस मैदान में 1938 में उन्होंने क्या भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 वर्ग हैं, एक जिनके पास कुछ भी नहीं है और एक जिनके पास है, मतलब धनी और गरीब वर्ग हैं, शोषक और शोषित वर्ग है। जो तीसरा वर्ग है वो मध्यम वर्ग है, वो छोटा सा वर्ग है। इसलिए यह बात कहते हुए उन्होंने किसानों और कामगारों को अपील किया उन्होंने कि उनकी गरीबी के क्या कारण हैं, उसके कारण को तलाश करने की कोशिश कीजिए कि उसका कारण यह है कि आप शोषकों और अमीरों के बोझ के तले दबे हुए हैं। इसका एकमात्र उपाय है, उन्होंने उपाय भी बताया, ये किसानों, आप जाति पाति के बंधन से मुक्त हो और एक संगठित मोर्चा स्थापित करो, और विधायिका में वैसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो तुम्हारे वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो आपकी मांग उठा सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको रहने के लिए घर होगा, आपको पहनने के लिए वस्त्र होंगे, और आपको खाने के लिए भोजन होंगे, क्योंकि आप अन्नदाता हैं और पूरे देश के लिए आप अन्न का उत्पादन करते हैं। आप भूखे नहीं मरेंगे। ये 1938 की बात है। एक छोटी छोटी और बात, 1939 सरकार बन चुकी थी, प्रकाशन कमेटी बनाई गई थी किसानों जमींदारी क्षेत्र में का अध्ययन करने के लिए। उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि जो वास्तविक किसान हैं उनको काश्तकारी के अधिकार नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, किसानों के लिए न्याय संगत नहीं है, कृषि व्यवस्था के विकास के लिए सहायक नहीं है। उन्होंने हवाला दिया
कि पिछली शताब्दी में काश्तकारी विधान बने थे जिसमें किसानों के अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं। वो कहते हैं कि जो नया कानून आया है, जो सिफारिश है प्रकाशम कमेटी की, अगर उसको माने तो ये जो है छोटे छोटे जमींदारों को, जैसे आज पूंजीपतियों को जन्म दे रही है सरकार, छोटे छोटे ऐसे जमींदारों को जन्म देगा जो किसानों की कमाई पे और राज करेगा, उनका शोषण करेगा, राज करेगा। वो कहते हैं कि अगर कम लगान लगाना है, अगर कम लगान या राजस्व नियत करना है, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समझने की बात है। इसका उद्देश्य होना चाहिए कि किसानों के लिए एक बड़ा अधिशेष छोड़ना, सरप्लस छोड़ना, किसानों को अनवरत आमदनी उपलब्ध कराना, जिससे कि अभावों के वर्षों में उसकी खेती बाड़ी में सुधार करके उसकी भरपाई की जा सके। मतलब किसानों की खुशहाली के लिए ये नियम होनी चाहिए। ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, उस समय वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था। वो कहते हैं कि यह जो पूरा सिफारिश है किसानों के हित के विपरीत है, क्योंकि यह प्रोप्राइटर्स को वो अधिकार देती है जिससे कि किसानों के ऊपर बोझ पड़ेगा। बाद में वो कंक्लूड करते हैं अपने प्रेस नोट में, कहते हैं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद्रास में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ऐसे किसी विधान के पक्षधर नहीं बनेंगे जो प्रोप्राइटरी अधिकारों के नाम पर माल गुजारी वसूलने वालों का एक नया वर्ग पैदा करता है। मेरा विचार है ऐसे किसी विधान के समर्थन देना किसानों के हितों पर भारी कुठाराघात होगा। ये 18 जनवरी 1939 की मैं बात कर रहा हूं। अब 2 लाइन और मैं आपसे बात रखना चाहता हूं। ये सब मैं शोध के आधार पर कह रहा हूं, और उसी शोध के आधार पर जो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो किताबें छापी हैं डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। अब आइए, मैं जुलाई 1939 की एक बात कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर को नासिक में स्थित एक कॉलेज है, हंसराज पी ठाकरसे कॉलेज, इनके अधिकारियों ने चाय पार्टी पर उनको बुलाया था, और चाय पार्टी पर उनसे कई लिखित सवाल पूछे गए थे। सवाल ये थे भारत के विभाजन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, जो ब्रिटिश हुकूमत जैसा शासन कर रहे हैं उसके ऊपर, और किसानों के ऊपर थे। तो बाकी हिस्सा मैं छोड़ रहा हूं। किसानों पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, यह समझने की बात है कि सरकार, कहते हैं कि किसानों के सवाल पर, कि सरकार करों के रूप में जो पैसा जुटा रही है उसका प्रयोग किसानों के ऋण चुकाने, नोट कीजिएगा, किसानों के ऋण चुकाने, गरीबी के विरुद्ध लड़ने और शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं साथियों। कहने की बात यह है कि गले में माला और विचारों पर ताला नहीं चलेगा। आपने अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया है, कभी यह भी उठाकर पढ़ लेते कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों के बारे में क्या कहा है, यह जानने की जरूरत है साथियों। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं इस भारत में, जो भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, वैसे लोगों से अपील है, मैं डॉक्टर रतनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप सबसे अपील करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, इन किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कीजिए, आवाज उठाइए। आज अगर खामोश रहें तो कल अंधेरा छाएगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम। उम्मीद है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।